हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर एज बाय बीआरपी। तो आज आपके सामने मैं लेकर आऊं एक और लाजवाब बायोलॉजी का क्लास, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे बायो के तहत प्रदूषण के बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता है कि दिन पर दिन प्रदूषण जो है बढ़ते जा रहा है और जिसके कारण न जाने कितने प्रकार की बीमारियां पूरे विश्व में फैलती जा रही है। तो बायो के अंतर्गत आज का चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। अब मन में आपके एक क्वेश्चन आना शुरू हो गया कि व्हाट इज पॉल्यूशन या प्रदूषण किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब भी किसी कहता है कि जब भी पर्यावरण के तत्वों में कुछ वैसे अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं जो उसके लिए लाभदायक न होकर हानिकारक होते, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रदूषण। फिर से सुन लिया जाए, पर्यावरण के विभिन्न तत्व जैसे वायु, जल नहीं और मृदा आदि में अवांछित परिवर्तन को क्या कहा जाता है, प्रदूषण कहा जाता है। यानी प्रदूषण की डिफाइन अब हम करें तो यहां से लिख सकते हैं कि पर्यावरण के विभिन्न तत्वों जैसे वायु, जल, मृदा आदि में अवांछित परिवर्तन क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। एक बार फिर से इसको जानने का प्रयास किया जाए कि हमारा जो पर्यावरण है, चाहे वायु हो, चाहे जल हो, चाहे मृदा हो, इन सब में अवांछित परिवर्तन। अवांछित का मतलब क्या होता है, जो हमारे लिए उपयोगी है उसके अपोजिट यानी अनुपयोगी परिवर्तन जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रदूषण। या एक लाइन में कहा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी तत्वों में बेकार के पदार्थों का मिल जाना ही क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, या किसी भी पर्यावरण में अवांछित यानी हानिकारक पदार्थों के मिल जाने की क्रिया को ही प्रदूषण कहते हैं। अब प्रदूषण में हम जनरली जो बात करेंगे वह कौन कौन सा हो सकता है, तो बोलिए। तो जनरली जो प्रदूषण हम लोग बात करेंगे, वायु प्रदूषण की बात करेंगे, जल प्रदूषण की बात करेंगे नहीं, उसके बाद ध्वनि प्रदूषण हो सकता है, मृदा प्रदूषण हो सकता है। जनरली तो यही ना होगा प्रदूषण, ठीक है। और तो हम बात करते हैं प्रदूषण के बारे में, उसमें तो शुरुआत करें सबसे पहले। तो सबसे पहले शुरुआत करते कौन से प्रदूषण पर, वायु प्रदूषण की बात करते हैं। आप सभी को जैसा कि पता है कि वायु में विभिन्न तत्व होते हैं, होते कि नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे तत्व मिल जाते हैं या ऐसे गैस मिल जाते हैं जो हमारे वायु के लिए या हम जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण। जनरली आप वायु एयर की बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यही ना मेन तत्व होता है और बहुत सारे होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे तत्व मिले हुए, लेकिन जब वैसे तत्व या गैस मिल जाते हैं जो हम लोगों के लिए वह क्या होता है, बेकार हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं वायु प्रदूषण। यानी सिंपल सा लाइन है कि वायु में वैसे पदार्थों का मिल जाना जो क्या हो, अवांछित हो, यानी जो हमारे लिए हानिकारक हो या हम लोगों के लिए, पूरे विश्व के लिए, चाहे पादप हो चाहे जीव जंतु हो, अगर हानिकारक हो तो उसी को कहा जाता है वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण जो होते हैं, अब इसका कारण भी तो होगा, वायु प्रदूषण होने का कारण। तो वायु प्रदूषण होने का कारण क्या है, वायु क्यों प्रदूषित हो जाती है। तो सबसे पहला बात अगर करें, अगर जंगल में आग लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण होगा कि नहीं होगा। अगर पेड़ पौधे का हम लोग कटाव करें ना, काटना शुरू कर दे तो भी क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण हो जाएगा।
ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट जब होते हैं तो बहुत सारे धरती के नीचे से बहुत सारे वैसे हानिकारक गैस निकलती है जो इस वायुमंडल के लिए, इस वायु को भी क्या करती है, गंदे कर देती है, प्रदूषित कर देती है। तो ये भी कारण हो सकता है। और क्या हो सकता है कारण? कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिसमें कार्बन होते हैं, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन अगर किया जाए तो उससे भी क्या होती है, वायु प्रदूषित हो जाती है। उसके बाद वाहन चलाइएगा, कारखानों का धुआं निकालिएगा, नहीं, कारखानों का धुआं, तो इन सब चीज से भी क्या होगा, आपका वायु जो होगा प्रदूषित हो जाएगा। वायु प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं। कूड़ा करकट को खुले मैदान में फेंक देना, शौचालय के जगह पे बाहर शौच के लिए जाना, नहीं, या आप नालियों को अगर ढक के नहीं रखते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो ये सारा भी कारण होगा वायु प्रदूषण। यानी वायु प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं। करेक्ट है। अब एक बात समझिए, अब एक क्वेश्चन पूछता जो है आपसे कि सर्वाधिक वायु प्रदूषक कौन सा है? सर्वाधिक वायु प्रदूषण यानी सबसे ज्यादा जो प्रदूषक है वो कौन है? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, इसको जानने के लिए मैं आपके रियल लाइफ में जाता हूं। जैसे आप अभी ठंडा का दिन है, घर में क्या करते हैं, आग जला लेते हैं, नहीं, लकड़ी को जला लेते हैं और आराम से पूरे कमरे को बंद कर देते हैं, नहीं, और सो जाते हैं। तो क्या होता है कि कार्बन को जलाते, चूंकि लकड़ी में तो कार्बन होता है, उससे निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और वही कार्बन डाइऑक्साइड किस में बदल जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड में। उसके बाद आपको आराम से नींद आएगा, बेहोशी आएगी, नहीं, सुंदर सा नींद आएगा, उल्टी जैसा मन करेगा, मन बेचैन होगा, माथा दर्द करेगा, लेकिन नींद आता बहुत सुंदर। इसलिए इन सब बातों को इग्नोर कर देते हैं लोग और सो जाते हैं, और सवेरे हम लोग कहते हैं कि भूथा पकड़ लिया ना, और चले जाते हैं। इसलिए कभी भी आग जब जलाते तो बंद कमरे में मत जलाइए, नहीं, आजकल तो लोग जलाने भी नहीं देते क्योंकि पेंट महंगा है, नहीं, कालिख लग जाएगी। चलो अब लोग समझदार भी हो गए। दूसरी बात है, आप जो गाड़ी चलाते हैं, जो गाड़ी चलाते उसमें उजला जो धुआं फेंकता है वही कार्बन, अगर उसको सुंघा दे आपको कुछ पल के लिए, आप बेहोश हो जाएंगे, नहीं। तो किसी को अगर मारने का शौक करे तो सबसे अच्छा उपाय है गाड़ी को स्टार्ट करके नाक को वहीं पे लगा दीजिए, नहीं, मर जाए। घर में आग लगाएगा तो फिर वो तो बच जाएगा ना, वो नहीं जो आप बोल रहे सो जाइए और पीने पता चलेगा कि बुझा था वो वाला। हाँ हाँ हाँ। चलिए अब एक और चीज है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कहां से निकलती है? आप फ्रिज चलाते हैं, नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़े तो कार्बन डाइऑक्साइड चेंज होता है कार्बन मोनोऑक्साइड में। आप लकड़ी को जलाइए, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी तो वही चेंज हो जाएगा किस में, कार्बन मोनोऑक्साइड। अरे कार्बन को जलाइएगा, सॉरी, कार्बन को अगर आप जलाइएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी रूम में तो वही किस में चेंज हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में। चलिए आगे बढ़िए। अब समझिए, अब वायु प्रदूषण होगा तो प्रभाव क्या पड़ेगा? अगर वायु का प्रदूषण हो जाएगा तो प्रभाव तो कुछ पड़ेगा ना। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, सुनिएगा। प्रभाव यह पड़ेगा कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, यह क्या होगा, वायु के माध्यम से क्या चला जाएगा, ऊपर जाएगा, वायु में मिलेगा, बादल में मिलेगा, और वही वर्षा कराएगा। कौन वर्षा पता है? अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा में कौन सा, किस रूप में धरती पर आएगा? तो वह आएगा HNO3 नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में आपके जमीन पर आ जाएगा, नहीं। और अम्ल वर्षा जब होगा तो आपका जो जमीन होगा वह क्या हो जाएगा, उष्टर हो जाएगा, कुछ उपजेगा नहीं। त्वचा पर पड़ेगा तो त्वचा को भी डैमेज करेगा,
ऐसे भी तो आप अभी निकलते हैं घर से, तो अब जब गर्मी का दिन आएगा तो आप एक नहीं सन से निकलने वाली रेस से बचाव के लिए क्रीम लगा के ही निकलना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में तो आपको पता ही है कि वहां पे छिद्र हो गया है, किस में, ओजोन परत में। तो वहां पे घर से निकलेगा तब पूरा शरीर में आपको क्रीम लगा कर निकलना पड़ेगा। कुछ समय बाद हम लोगों के यहाँ भी ऐसा आएगा जब क्रीम स्पेशल रखना पड़ेगा, वो रेस से बचने के लिए पूरा देह में घस लीजिएगा तभी निकलिएगा। नहीं, चलिए अब एक और, अब क्या होगा, अब इससे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका तबीयत कैसा रहेगा। तो सुनिए, मरकरी से आपके पेट में खराबी आ जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त संचार गड़बड़ा जाएगा, नहीं, और सीसा नामक गैस से आपका मस्तिष्क जो है, आपका जो दिमाग है वह प्रभावित हो जाएगा, नहीं, और पर्यावरण पर तो सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा ही। तो अगर चाहते हैं कि आपका वायु बिल्कुल शुद्ध रहे, प्योर हवा आए, नहीं, जो भगवान हमारे सिलेंडर की तरफ भर भर के भेज रहे फ्री में, आप सोचिए जब आपको ऑक्सीजन की कमी होती है तो सिलेंडर खरीदते तो कितना महंगा खरीदते हैं। एक सिलेंडर 4 लीटर 5 लीटर खरीदेगा तो बहुत पैसा लगता है। अब भगवान कितना सिलेंडर डेली दे रहा है फ्री में, उस सिलेंडर को बचाइए, नहीं तो पता चलेगा कुछ दिन बाद हम लोगों को एक सिलेंडर कंधा पर रखना पड़ेगा। इतना प्रदूषण हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी कि आपको सिलेंडर रखना पड़ेगा और नाक में लगा रहेगा, नहीं। और दूसरी बात, आपको घर से निकलेगा तो देख लीजिए कितना दूर जाना है, उतना वह सिलेंडर में है कि नहीं। ऐसा ना कि कम जाए रास्ते में चिल्ला चिल्लाते मर जाइएगा, ठीक है। तो ऐसा समय आएगा, वो दिन दूर नहीं है जब आपको सिलेंडर लेना पड़ेगा। आदमी घर से जल्दी निकलेगा नहीं, जब निकलेगा तो देख लेगा कितना सिलेंडर में है हमारा, नहीं। तो ये है आपका वायु प्रदूषण। तो अब क्या है, अच्छा, हर मर्ज का दवा है। अब वायु प्रदूषण होगा तो बचने का भी तो कोई उपाय होगा। तो चलिए बचाते हैं कैसे। तो सबसे पहला तो सबसे बेहतरीन चीज है, पेड़ पौधे यानी वृक्षारोपण किया जाए, और वृक्षारोपण कीजिए और सेल्फी लीजिए और स्टेटस पे लगाइए। नहीं, वही तो, एक पेड़ सभी लोग लगाइए। हाँ, तुलसी का पेड़ 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। उसके बाद पीपल का भी, 3 पेड़ का होना बहुत जरूरी है, नीम, पीपल और तुलसी। लेकिन हम लोग पीपल का पेड़ नहीं लगा सकते क्योंकि उसका जड़ ऊपर होता है, गिर के आपका घर ले डूबेगा, नहीं। तो इसलिए पीपल नहीं, हम लोग लगाएंगे तुलसी। तुलसी तो हर जगह लगाएंगे, उलटवो करेगा तो आपको असर नहीं होगा क्या। इसीलिए आप नाली उली, हम लोग कहते हैं ना कि पवित्र है, आप नाली उली जितना है ना बो दीजिए, गंदा रहे चाहे साफ रहे, साफ हो जाएगा। सब तरफ बो दीजिए एक बगल से, क्योंकि वह पेड़ जो है आपको बिल्कुल 24 आवर। तो आज से जाइए और घर के चारों ओर बो दीजिए, ठीक है। एकदम बाथरूम है तो बाथरूम के बगलों में चारों ओर बो दीजिए, पूरा शुद्ध करेगा। बाथरूम है, शौचालय, वही सब तो गंदा स्थान है, उसके चारों ओर लगाइए, सूखेगा। उसके बाद दूसरी बात, उसके बाद एक और उपाय है, वैकल्पिक ईंधन का प्रयोग कीजिए। वैकल्पिक ईंधन का उपयोग का मतलब है कि आप सनलाइट से जो रोशनी आती है उसको आप इलेक्ट्रिक में चेंज करके उससे खाना बनाइए, नहीं। या अभी गाड़ी जो आ रही है BS6, इसमें काफी कम प्रदूषण होती है। या CNG गैस वाला जो गाड़ी, उसका प्रयोग कीजिए। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब जल प्रदूषण, अभी देखा आपने कि वायु प्रदूषण से क्या क्या असर होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जल प्रदूषण। सिंपल समझो, जल प्रदूषण किसे कहते हैं।
तो जल में बेकार की पदार्थों को मिल जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जल प्रदूषण। अच्छा आप बताइए, जल प्रदूषण होने का कारण क्या क्या हो सकता है? तो सिंपल सी बात है कि जल प्रदूषण के लिए जैसे आपके घर की नाली, शहरों की नाली और जो कारखानों से निकलती है पदार्थ, उनको नदी में नहीं अगर प्रवाहित कर दी जाती तो उससे हमारा जल क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है। नहीं, अब अगर आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाए, आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाए तो भूमिगत जल क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। भूमि के अंदर जो जल है, अगर मृदा में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाएगी तो वह प्रदूषण हो जाएगा। ठीक है। या जल प्रदूषण कैसे होगा? ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाए। नहीं, आप सभी को पता है कि जो हमारा जल बना हुआ है उसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। अगर इसमें से ऑक्सीजन की मात्रा कम जाएगा तो जल क्या हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगा। नहीं, और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप अपने कपड़ों को नदी में जाकर धोते, जानवरों को नदी में नहलाते हैं, तो इससे भी जल क्या हो जाता है? आप कूड़ा करकट को जाकर जल में फेंक देते हैं। और सबसे बड़ा तो हम लोग का हिंदू धर्म में मरने के बाद जो उसकी अंत्येष्टि होती है उसको हम लोग घी लगा के और पानी में फेंक देते हैं। एक तो वो सड़ा देते, नहीं तो वो तो सड़ेगा ही, जल को भी सड़ाएगा और उसी में प्यार से आप लोग कुल्ला करेंगे जाकर, नहीं और उसको पूछते भी है। आप देखते हैं जो गंगा वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे शव जलती है ना, शमशान घाट, तो वहाँ पे क्या आता है? उसी में देखते हो, उसी में फेंक देता है और उसी में नहाता है और उसी में पानी लाता है। फिर नहीं, उसको करना, वो जो है उसको नीचे गाड़ देता तो अच्छा था, ऊपर से घी ना लगा देता है, घी लगा देता है जिसके कारण जल्दी सड़ता भी नहीं है ना, लंबे समय तक रहता है। नहीं, उसको आप जब पूरे शव को जलाइएगा तो क्या हो जाएगा? उसको बचेगा ना, आपका नस सब तो बच जाएगा, नस थोड़ी जलेगा। ठीक है। तो ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होने से भी क्या हो जाएगा? जल प्रदूषित हो जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, जल प्रदूषण अगर होगा तो उसका कुछ ना कुछ तो असर होगा, प्रभाव पड़ेगा ना। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको पता है हैजा जो बीमारी फैलती है, जैसे मान लीजिए उसी प्रदूषित आप जल, एक और चीज है जल प्रदूषण का, जैसे आपने खाद को डाला खेत में, नहीं, और उस खाद की मात्रा रिश्ते हुए जमीन के अंदर चली जाती है, या कभी कभी बाढ़ आते तो सारा उसमें मिल जाती है, जिस कारण देखते होंगे कभी कभी कि मछली बहुत सारे मर जाते हैं। नहीं, तो उससे भी होता है हैजा, पीलिया रोग जो है आपका, यह सब किसके कारण होता है? टाइफाइड जो होता है आपका जल प्रदूषण के कारण होता है। और पशु जो है और जो जीव है वह भी इसको काफी प्रभावित कर देते हैं। इसको पशु और जीव को भी प्रभावित करता है ना, प्रदूषित रहेगा, पशु पिएगा या जीव पिएगा वह भी। अब इसका उपाय क्या है, कैसे बचा जाए जल प्रदूषण से? तो सिंपल सी बात है, उसमें क्लोरीन डाला जाए, क्लोरीन डालने से जल शुद्ध हो जाएगा। नहीं, उसके बाद अभी हमारी सरकार ने एक प्लान चलाई है नमामि गंगे का, नहीं, जो चलाया गया था 2014-15 में। इसमें इसका प्लान है कि गंगा को शुद्ध किया जाए। नहीं, हाँ ठीक है। तो ये सारा उपाय है। नहीं, सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम गंदगी को इधर उधर न फेंके, जमीन के अंदर क्या करें, गड्ढे खोदकर उसमें डाल दे और उसमें कुछ ऐसे पदार्थ डाल दे जिससे वह जल्दी सड़ जाए और फिर वह उसको हम खाद के रूप में उपयोग करें। और जो हम लोग खाद का उपयोग करते हैं
उसको ना करें। नहीं, यूरिया का यूज करते हैं आप, डाई का यूज करते हैं, ये डाई सब का यूज मत कीजिए। आप गाय के गोबर का यूज कीजिए। आप केचुआ, उस केचुआ से जो कंपोस्ट बनाया जाता है उसका प्रयोग कीजिए। और जो घर में कचरा निकलता है उसको जमीन के नीचे गाड़िए और उसी को खेत में डाल के डालिए। कंपोस्ट जो हम लोग बनाते हैं ना जमीन के अंदर, केचुआ जैसे कूड़ा कचरा जो खाता है उसको डालते हैं उसमें, और वह जो है क्या मल मूत्र जो देता है वह खाद होता है। केचुआ, कछुआ नहीं, केचुआ, चेरा। चले अब आइए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण के बारे में। ध्वनि प्रदूषण क्या है? तो जो हमारे कानों को क्या करे, नुकसान पहुंचाए या हमारे मस्तिष्क को भी नुकसान पहुंचाए। आप ध्वनि अगर प्रदूषित होगा, देखो ध्वनि प्रदूषण क्या समझिएगा। एक देखो ध्वनि का मापन क्या होता है डेसिबल में, और जनरली मनुष्य जो है से सुन सकता है कितने से कितने डेसिबल को, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। जनरली जो होता है 60 डेसिबल तक की बातचीत की जाती है। 60 डेसिबल तक मनुष्य बातचीत करता है। उसका ऊपर का अगर करता है तो इको साउंड जो होता है लगभग 80 डेसिबल का हो जाता है। जेट का 120 से 150 हो जाता है। पतियों का हो जाता है करीब करीब 20 डेसिबल का, पतियों का फरफराना। जनरली हम लोग को 60 डेसिबल का ही साउंड चाहिए। अगर उसको ज्यादा होता है तो हमारे कानों को, जो आप लोग लाउड स्पीकर का उपयोग करते हो नहीं करना चाहिए, डीजे का उपयोग करते नहीं करना चाहिए। अगर आप बजाते भी है, अच्छे क्वालिटी का साउंड बॉक्स है, बूफर है, उसका यूज कीजिए और उसको भी साउंड को मीडियम में रखिए। आप पहले चेक करिए, नपना रखिए, उसे चेक कीजिए कि कितना डेसिबल निकल रहा है। हाँ आती है, ठीक है, उसका नाम है डेसिबल ही है। डेसिबल जो है ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल आती है, यंत्र है, उसको ले लीजिए, बजाइएगा तखनी लगा दीजिएगा, वहां पे देख लीजिएगा कि 60 डेसिबल का है कि नहीं है। अगर ज्यादा हुआ तो कम कर लीजिएगा। हाँ, और तारतम्य जो होता है, केवल ज्यादा कम आवाज से डेसिबल नहीं बढ़ता है, वो बढ़ती उसके तारतम्य भी निर्भर करता है। अब खराब रहेगा, झरझराइत रहेगा बजा तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सिंपल समझे ना कि आपके कानों को प्रिय लगे, वह साउंड आपका ध्वनि प्रदूषण नहीं कहलाएगा। अब कान का प्रिय का मतलब ये ना कि फुल साउंड देकर आपको प्रिय लगता है, सबको लगना चाहिए ना मधुर साउंड। तो ध्वनि जो होता है, ध्वनि उसको हम लोग मापन करते हैं कौन चीज में, डेसिबल में। ध्वनि का मापन किस में किया जाता है, डेसिबल में मापन किया जाता है। इसका डेसिबल नाम क्यों पड़ा, तो डेसिबल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। आप सुनिए, पतियों का कितना होता है ध्वनि, लगभग 20 डेसिबल। सामान्य जो हम लोग बातचीत करते हैं, नॉर्मल टॉकिंग जो कन्वर्सेशन करते हैं, ये होता है आपका 60 डेसिबल। जेट जो चलती है 120 से 150 डेसिबल, बहुत ज़्यादा करती है। जेट जो आकाश में जो आप मिशन पर ले जाते हैं, चंद्रयान या मंगल मिशन पर जाते हैं, वो जेट, और वो कचरा भी फैलाती है। क्योंकि आपको पता कि नीचे से जो जाती है जेट विमान या अंतरिक्ष यान, वो क्या करते हैं, जैसे जैसे उसका ईंधन खत्म होता है वो नीचे गिर जाता है। अगर ऊपर जाता तो इतनी वो सामान रहता नहीं, छोटा सा, और सब गिर जाता, तो वो भी तो कचरा फैलाएगा कहीं ना कहीं, नहीं। तो ये सब है। अब सुनिए, अन्य बहुत सारे और प्रदूषण हैं। अब अन्न में देखिए, जैसे हो सकता है मिट्टी प्रदूषण, मिट्टी में अवांछित पदार्थों का मिल जाना, बहुत सारे। धातु में होता है सीसा, कोबाल्ट, कैडमियम, ये सब भी क्या करती है, सीसा, कैडमियम, और एक चीज और कोबाल्ट, ये सब क्या करती है,
प्रदूषण फैलाने का काम करती है। कुछ होता है रेडियोधर्मी पदार्थ। रेडियो, जब परमाणु बम जो छोड़ा गया था जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, उसमें रहता है कौन चीज? प्लूटोनियम और यूरेनियम। और इसका प्रभाव देख ही चुके हैं आप लोग कि आज तक वहां पे लंगड़े लुझे लोग पैदा लेते हैं नहीं। उसके बाद अंतरिक्ष में बहुत सारे जो अंतरिक्ष यान जाते हैं उसके मलबे जमा हो गया है। और एक होता है जैव, नहीं, जैसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव है, इसके बारे में सुनिए। आजकल जो है बहुत सारे ऐसे देश हैं जो सूक्ष्म जीव का उपयोग करके नहीं पूरे देश को बर्बाद कर सकता है। वायरस या बैक्टीरिया नहीं, उसके उपयोग से यंत्र बनाता है और वह क्या करता है? उस देश को, लोगों को जान ले सकता है। अब थोड़ा सा मृदा के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब मृदा प्रदूषण कैसे लोग फैलाते हैं, तो देखिए, मृदा का कटाव होने से मृदा प्रदूषण हो जाएगा, प्लस प्लास्टिक का उपयोग करने से हो जाएगा। किसका? सूक्ष्म जीव का एग्जाम्पल नहीं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है आपका, यानी जीवाणु है आपका, नहीं विषाणु है, तो इसके मदद से ना बनाई जाती है यंत्र। ये सब अमेरिका सब बनाता है, चीन सब बनाता है नहीं, और इसके माध्यम से क्या करता है? वह हमला करता है, आपके देश में वायरस से छोड़ देगा बहुत सारा, जिसके कारण आपका देश नष्ट हो सकता है नहीं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रदूषण चैप्टर को यहीं पे हम समाप्त करने से पहले एक बात और आपको बता दूं कि सबसे पहले लाइक कर दीजिए और नए व्यूअर्स तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो एक बार मैं लुसेंट का कुछ जो पॉइंट है प्रदूषण के बारे में उसको आपको सुना देता हूं और तब तक इसका एंजॉय कीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले नंबरिंग सुधार लीजिएगा, 1 2 3 4 5 है। तो आइए प्रदूषण के बारे में देखते हैं जो बुक में दिया गया है। आप सभी को पता कि वायु, जल, भूमि अर्थात पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों, उनके जीवन परिस्थितियों, औद्योगिक प्रक्रियाओं एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए हानिकारक हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रदूषण। यानी सिंपल सी बात है कि पर्यावरण में अवांछित परिवर्तन ही क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण मुख्यतः जो होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और नाभिकीय प्रदूषण। वायु प्रदूषण के बारे में जाना जाए, जब प्रदूषण वायुमंडल में उपस्थित होता है और वायुमंडल के अवयवों की अनुकूलतम मात्रा में परिवर्तन आ जाता है तब इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का तात्पर्य कणिकीय पदार्थ और एसपीएम का तात्पर्य निलंबित कणिकीय पदार्थ है। प्रमुख वायु प्रदूषक कौन कौन ऐसे हैं जो कि वायु प्रदूषण में सहायक है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, तंबाकू का धुआं, फ्लोराइड्स, धूल तथा धुएं के कण और एरोसोल्स। ये सारा जो है से वायु को क्या करता है? प्रदूषित करता है। वायु प्रदूषक में एस्बेस्टस धूल फेफड़ा को, सीसा उदर को, पारा रक्त धारा को एवं कार्बन मोनोऑक्साइड मस्तिष्क को प्रभावित करता है। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो माथे में दर्द होना शुरू करेगा, जी मचलाना शुरू हो जाएगा, नहीं बहुत सारे परेशानियां आ जाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरस अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं।
वर्षा जल के साथ ये अम्ल पृथ्वी पर आ जाते तो इसी को क्या कहा जाता है, अम्ल वर्षा। आपको याद करना पड़ेगा सारा पॉइंट है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके क्या बना देता है, सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरस अम्ल। कौन कौन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। और जब वर्षा जल के साथ ये जमीन पर आ जाती तो इसी को हम लोग कहते हैं अम्ल वर्षा। अब पर्यावरण संस्थान है, कुछ पर्यावरण को देखभाल के लिए संस्थान बनाए गए हैं। उसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो कि नई दिल्ली में, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली, जीबी पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान अल्मोड़ा, भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, वन आनुवंशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, वन उत्पादकता केंद्र रांची और राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिकी संस्थान फरीदाबाद, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण कोलकाता, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता। और एक पता है आप लोगों को कि 3 दिसंबर 1884, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो उर्वरक बनाती थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, ड रहेगा और एग्जाम में ऑप्शन देगा तो वहां पे ट भी देगा और ड भी देगा, याद रखिएगा। तो पहले वाला ना मार के बाद वाला मारिएगा, ट ठ ड ना होता है, बाद वाला मारिएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्योंकि वो दोनों ऑप्शन वहां पे देगा, ट वाला भी ड वाला भी। तो याद रखिए आप पहले वाला ना मार के कौन मारिएगा, बाद वाला। MIC के कारण दुर्घटना हुई थी, मिसाइल आइसोसाइनाइड के कारण दुर्घटना हुई थी। कहां पे, भोपाल में, जो कि उर्वरक बनाती थी। 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984 और मिथाइल आइसोसाइनाइड याद रखेंगे। फिर अब जल प्रदूषण के बारे में बात करते हैं। सिंपल सा बात है कि जल में अवांछित पदार्थों या हानिकारक पदार्थों के मिल जाने क्रिया को क्या कहते हैं, जल प्रदूषण। पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का केवल 2.5 से 3% ही क्या है, स्वच्छ है। पीने लायक शुद्ध जल जो है वह 2.5% के आसपास है और जो 97% है वह क्या है, बेकार का है। जल प्रदूषण के स्रोत कौन है, जल प्रदूषण मुख्यतः कार्बोनेट, क्लोराइड, सोडियम और बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम के सल्फेट्स, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, औद्योगिक अवशिष्टों के जल में घुल जाने से होता है। और समुद्र जलीय प्रदूषण सल्फर युक्त भारी धातुओं, हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम पदार्थों के जल में घुलने से होता है। ऑयल स्पिल्स क्या है, देखिएगा, ऑयल स्पिल्स, ऑयल का मतलब होता है तेल, और जब वही क्या हो जाएगा, कहीं पे छिड़क जाता है या कहीं पे पड़ जाती है पानी के ऊपर, तो वही क्या होती है, हानिकारक हो जाता है। अच्छा, आप ले जा रहे तेल को पानी पर अगर छिड़क दीजिएगा, तेल को कहाँ छिड़क दीजिएगा, पानी पर, तो क्या होगा, पानी के ऊपर तैरेगा, और जब ऊपर तैरेगा तो नीचे जो मछली सब या बहुत सारा जीव है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जल से तो लेता ही है लेकिन बाहर से भी तो लेती है, जब नहीं लेगा तो जीव क्या हो जाएगा, मरना शुरू हो जाएगा। करेक्ट है। तो यही ऑयल टैंकरों से रिसा हुआ तेल सागरीय जल की सतह पर शीघ्रता से फैल जाता है और इस तरह जलीय सतह पर फैले तेल को क्या कहा जाता है, ऑयल स्पिल्स कहते हैं। पारा युक्त जल पीने से मिनी माता रोग हो जाता है। पारा यानी मरकरी, अगर मरकरी से युक्त अगर पानी को पीते हैं तो आपको कौन बीमारी हो जाएगी, मिनी माता, याद कर लीजिएगा इसको। उसके बाद एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल के सेवन करने से एस्बेस्टोसिस नामक जानलेवा रोग हो जाता। एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टस घर बनाते हो तो मिट्टी लेखा जो लाते हो ना, करकट, तो उसका जो कण होता है ना, कण, ठीक है, वही हम लोगों को एस्बेस्टोसिस नामक बीमारी फैला रहता है। नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा। और इसका डॉल्फिन ना, डॉल्फिन मछली जो होती है उससे भी पता चलता है, कौन चीज का। तो आगे देखिए, अब है ध्वनि प्रदूषण। कौन प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण के बारे में बात करते हैं। ध्वनि प्रदूषण वातावरण में चारों ओर फैली अनिश्चित या अवांछनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यानी जो आपके कानों को प्रिय न लगे, कान को नुकसान करे, आपको कर्कश आवाज लगे
नहीं, देखो अच्छा साउंड रहता है तो आपको कान को अच्छा लगता है, और जब वो आवाज की मात्रा बढ़ जाती है, डेसिबल की मात्रा, तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण का स्रोत क्या है? ऊंची आवाज या शोर, चाहे वह किस प्रकार उत्पन्न हुआ, किसी प्रकार से उत्पन्न हुआ। नहीं, मृदा प्रदूषण, भूमि का विकृत रूप मृदा प्रदूषण कहलाता है। स्रोत अम्लीय वर्षा, खानों से प्राप्त जल, उर्वरकों तथा कीटनाशक रसायन का अत्यधिक प्रयोग, कूड़ा करकट, औद्योगिक अपशिष्ट, खुले खेतों में मल विसर्जन आदि मृदा प्रदूषण के क्या है, मुख्य स्रोत है। अब नाभिकीय प्रदूषण देख लीजिए, यह प्रदूषण रेडियो एक्टिव किरणों से उत्पन्न होता है। रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्न स्रोत से हो सकता है: चिकित्सा में उपयोग होने किरणों से प्राप्त प्रदूषण, परमाणु भट्टियों में प्रयुक्त होने वाले ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण, नाभिकीय शास्त्रों के उपयोग से नाभिकीय शास्त्र उत्पन्न प्रदूषण, परमाणु बिजली घरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से उत्पन्न प्रदूषण, शोध कार्यों में प्रयुक्त रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्पन्न प्रदूषण, और सूर्य की पराबैंगनी किरणों से उत्पन्न प्रदूषण। नहीं, एक दिया है कि अमेरिका में 28 मार्च 1979 ईस्वी को 3 माइल आइलैंड रिएक्टर में भीषण दुर्घटना हुई। रिएक्टर में होने वाली दुर्घटनाओं में सबसे अधिक हानिकारक व भीषण दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 ईस्वी को यूक्रेन के चेरनोबिल स्थित एक रिएक्टर में घटी, जिसमें एक रिएक्टर इकाई की छत गल गई थी। नहीं, तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।